हाँ हाँ ठीक है। आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। देखिएगा, उत्तर वैदिक काल के बाद जो राजनीतिक रूप से जो विकास या डेवलपमेंट जो देखा गया है, उसके बाद 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इसमें मुख्य कारण क्या था, पहले समझ लीजिएगा। इसमें मुख्य कारण थे कि गंगा घाटी में बड़े पैमाने पर क्या होगा, एग्रीकल्चर होने लगे, और एग्रीकल्चर से क्या हुआ, नए व्यापार वाणिज्य शुरू हुआ। और 16 महाजनपद काल में 600 बीसी के बाद भारत में एक बार फिर से नगरीकरण शुरू हुआ, जिसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीकरण हुआ था उसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, और महाजनपद कालों में जो नगरीकरण हुआ है उसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, या सेकंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ है, जो आपके मैप में दिखाई दे रहा है। देखिए, इसका डेवलपमेंट कब हुआ, 600 बीसी के बाद हुआ। इसका विकास कब हुआ, 600 बीसी के बाद हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि गंगा यमुना का जो मैदान है, का मैदान कृषि के लिए उन्नत था, कृषि के लिए उन्नत। दूसरी बात है लोहे का खोज। उसके बाद वैदिक धर्म का विरोध, क्योंकि आपको पता था कि वैदिक धर्म में बहुत सारे ऐसे कुरीति आ गया था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध याग हो गया, वाजपेयी याग हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति याग हो गया। इनमें हजारों की संख्या में पशु बलि दी जाती थी। जब बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, जब बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, तो उससे क्या होगा, पशुओं की हानि होने लगे। तो पशुओं की हानि होने से देखिए दो वर्ग ज्यादा प्रभावित होते थे। एक तो जो कृषक था, कृषक को जोतने के लिए बैलों की कमी पड़ने लगा, और जो व्यापारी थे उनको सामान ढोने के लिए जो गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी, उनमें बैलों की संख्या कम होने लगी। इसलिए ये जो दो वर्ग है, ये क्या है, वैदिक धर्मों को छोड़कर क्या है, जो नए धर्म बन रहे थे, यानी जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसके लिए हो गया। तीसरी बात था ब्याज प्रथा का शुरू होना। ब्याज प्रथा, देखिए अगर मान लेते हैं ब्याज प्रथा नहीं होता, तो समझिए भारत में या किसी भी देश में इकोनॉमी नहीं चल पाएगा। आप जितने भी धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, किसी भी धार्मिक पुस्तक में ब्याज की प्रथा मना है, चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो आपका ईसाई धर्म, जो प्राचीन धर्म है जिसके बाद ब्याज प्रथा शुरू हुआ है। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने ब्याज प्रथा को वैध माना। गौतम बुद्ध ने, बौद्ध धर्म ने बोला कि ब्याज लिया जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि इस्लामिक बैंक होता है, केरल में इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया है। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पे है, केरल में। या ईसाई बैंक होगा या सनातन बैंक होता है, इस्लामिक बैंक या किसी भी धार्मिक जो बैंक होता है, इसमें ब्याज नहीं लिया जाता है। भैया इसमें क्या है,
ब्याज नहीं ली जाती है, ब्याज बंद। अब जब ब्याज बंद होगा तो व्यापारी दूसरे को पैसा क्यों देगा? भाई उसने मेहनत करके कमाया है और उस पैसे को फ्री में क्यों देगा? चलो यारी दोस्ती कार्ड क्या होता है, 1-2 महीने के लिए फ्री दे दिया, सालों साल क्यों फ्री देगा? और आप लोग जानते हैं कि बिना उधार लिए बिजनेस डेवलप नहीं होता, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि वो अपना बिजनेस शुरू करे। आप लोग जानते हैं जितने भी उद्योगपति है बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लेके अपने बिजनेस स्टेब्लिश करता है। जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो अपना उद्योग धंधे शुरू कैसे करेंगे? इसलिए ब्याज बहुत जरूरी था। तीसरी बात क्या था कि नए जो धर्म आया ना उसमें क्या होगा कि गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जो लोग शूद्र और वैश्य थे, जो समाज में निम्न माने जाते थे, देखिए पहले ऋग्वैदिक काल में और वैदिक काल में जो शूद्र होते थे वो तो सेवा करते थे, लेकिन जो वैश्य थे ना, वैश्य व्यापार नहीं करते उस समय वैश्य क्या कहते कृषि करते थे। लेकिन जैसे ही ये महाजनपद काल आया तो इस समय वैश्य वर्ग क्या व्यापार में चले गए। जब वैश्य वर्ग ने व्यापार करना शुरू कर दिया तो वो जो कृषि में जो खालीपन आया, उस कृषि के खालीपन को भरने के लिए क्या है, शूद्र लोग क्या है कृषि करना शुरू कर दिया। तो कृषि में किसका आना शुरू हो गया? शूद्र लोग। तो जिससे देखिए शूद्र संख्या में अधिक थे, तो सब संख्या में अधिक होंगे तो अधिक खेतों में खेती करेंगे ना, तो अधिक खेतों में खेती करेंगे तो अधिक अन्न पैदा होगा, और अधिक अन्न पैदा होगा तो अधिक क्या होगा, रेवेन्यू करेक्ट होगा। ठीक है, एक दूसरे से हर चीज जुड़े हुए हैं। पर जब भी ज्यादा चावल होगा, मतलब पहले क्या था, जो वैश्य लोग कृषि करते थे तो मान ले 100 कुंटल अनाज पैदा करते थे। जब शूद्र लोग आए तो उन्होंने 200 कुंटल अनाज पैदा करना शुरू किया। तो इससे क्या होगा, राजा का रेवेन्यू तो बनेगा, क्योंकि उस समय जो रेवेन्यू का यानी जो कर था, कर क्या था, जितना अनाज होता था उसका 1/6 क्या है राजा को देना होता था। कर कितना था? 1/4 1/6 क्या था, कर था। तो अब राजा के जो कर है, करों में वृद्धि होना शुरू हो गया। और जब राजा के करों में जब वृद्धि हुई तो राजा शक्तिशाली बनना शुरू हो गया और महाजनपद हुआ। और इसी महाजनपद जब डेवलपमेंट किया तो भारत में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। क्यों? कृषि बड़े पैमाने पे होने लगे, और शूद्र जब कृषि में आए तो कृषि दूर दराज के इलाके में गंगा घाटी को छोड़ के बाकी क्षेत्र में भी कृषि होना शुरू हो गया। तो इससे क्या है, कृषि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने लगे और 16 महाजनपदों का उदय होना शुरू हो गया। तो इसी से क्या है, 16 महाजनपदों का क्या हुआ, उदय हुआ। ध्यान दीजिएगा। अब इस 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहा मिलता है? देखिए 2 ग्रंथ है, एक है आपका भगवती सूत्र, एक है आपका भगवती सूत्र जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, और एक है आपका अंगुत्तर निकाय। ये जैन ग्रंथ है और ये बौद्ध ग्रंथ है। इनमें पहले क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख क्या होता है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसी में क्या है, महा जो जनपद है उसका उल्लेख मिलता है। देखिए इसमें 16 महाजनपद है, उसमें से एक महाजनपद, ये देखिए अस्मक लिखा हुआ है आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये केवल दक्षिण भारत में है, और 15 जो महाजनपद है वो उत्तर भारत में है। 15 क्या है, उत्तर भारत में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, वो है आपका अस्मक। अस्मक इस समय जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के आसपास का गोदावरी जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र को अस्मक कहा जा रहा है। अभी आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर सुने होंगे, तो इसमें से बहुत सारे जो महाजनपद का जो नाम आप लोग अभी पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे जगह का नाम क्या होता है उसमें आपको, जैसे आप लोगों ने सुना होगा महिष्मती का नाम सुनी होगा,
जो उज्जैन वाला क्षेत्र है जिसको अवंती कहते थे, अवंती का नाम सुनेगा, तो अवंती जो कहते थे, अवंती की राजधानी था महेश्मती, हाँ नहीं था। तो इसलिए क्या, तो महाजनपद का बहुत सारे जो नाम है, या आप लोगों ने अगर महाभारत देखे होंगे तो महाभारत सीरियल में जितने भी नाम लेते हैं अलग अलग राजाओं का, उन राजाओं का जो राज्य है वो क्या है, ये महाजनपद में है। देखिएगा, कंबोज क्या है, कंबोज इस समय के जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसको कंबोज कहा जाता है। गांधार कहाँ है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसको गांधार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये पूरा डिटेल है। ये क्या, अफगानिस्तान यानी कंधार वाला क्षेत्र को कंबोज कहते हैं, ये गांधार वाला क्षेत्र उसको पेशावर कहा जाता है। जो गांधारी थी या शकुनी था, शकुनी का राज्य कहा था, ये गांधारी था। ध्यान दीजिएगा, ये है कुरु, कुरु मतलब पांडवों का या कौरवों का जो राज्य था वो हो गया। ये मत्स्य है, मत्स्य क्या है, राजस्थान में हो गया। शूरसेन का हो गया, मथुरा क्षेत्र को शूरसेन कहा जाता था। पांचाल का हो गया, बदायूं हो गया, उसके बाद फरुखाबाद हो गया, बरेली वाला जो क्षेत्र है उसको पांचाल कहा जाता था। अवंती, उज्जैन वाला क्षेत्र को अवंती कहते थे। चेदी जो आपका बुंदेलखंड है उस क्षेत्र को चेंदी कहते हैं। उसके बाद वत्स जो कौशाम्बी वाला क्षेत्र है उसको वत्स कहते हैं, जो इलाहाबाद कौशाम्बी वाला क्षेत्र उसको वत्स कहा जाता था। काशी जानते हैं, काशी आपका बनारस है। मगध जो इसमें पटना वगैरह है उसको मगध कहा जाता है। अंग जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर भागलपुर वो वाला क्षेत्र क्या है आपका, अंग कहते हैं। बज्जी संघ कहा है, ये नेपाल के तराई में स्थित है। कौशल कहा है, अयोध्या, ये अयोध्या वाला जो क्षेत्र है उसको कौशल कहा जाता है। मल्ल का है, ये नेपाल के तलहटी में स्थित है। गौतम बुद्ध का मृत्यु यहीं पे हुआ था, मल्ल राज्य में हुआ था। तो ये क्या है 16, और ये दक्षिण भारत में एकमात्र है अस्मक जो गोदावरी नदी के किनारे पर है, गोदावरी नदी के किनारे पर है, या महाराष्ट्र कह सकते, कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। तो आप लोगों ने महाभारत में जितने ऐसे नाम सुने होंगे वो सारे नाम आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। पांचाल का नाम सुने होंगे, कौशल का नाम सुने होंगे, काशी का नाम सुने होंगे, मगध का नाम सुने होंगे, ये चेदी या छेदी होते हैं इसका नाम सुने, अवंती का नाम सुने होंगे, ये सारे नाम आपको इस समय मिलता है। तो इसको क्या है, 16 महाजनपद कहा जाता है। अब देखिए, इसको मैंने डिटेल से आप लोगों के लिए बना दिया जो आपको इजी इसको याद किया जा सके। देखिए 16 महाजनपद है, कौन कौन सा जनपद है और उसकी राजधानी क्या है, कौन से क्षेत्र है और वो किस के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको पूरे डिटेल में दे दिया हूं। आप लोग क्या है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो इसमें पढ़ना है, केवल इसमें इतना याद रखिएगा, महाजनपद और उसकी राजधानी याद रखिएगा, बस इतना ही पूछते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। लेकिन डिटेल में आपको दे रखा हूं, अगर अभी नहीं तो कभी पूछा होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग को क्या करना है, महाजनपद और उसकी राजधानी को याद करना है, और ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, महाजनपद और उसकी राजधानी। देखिए और एक बात समझ लीजिएगा, ये जो महाजनपद है, अधिकांश जो महाजनपद थे ये उत्तर प्रदेश में था। अधिकांश जो महाजनपद है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में ये रहा है। 8, देखिए 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। जो वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश है उसमें 8 महाजनपद है और टोटल 16 महाजनपद है। तो देखिए ये कौशल हो गया, कौशल मतलब श्रावस्ती इसकी राजधानी हो गया। तो इस समय जो अयोध्या वाला क्षेत्र है उसको, अयोध्या को पहले कौशल कहा जाता था, बाद में उसका नाम अयोध्या पड़ा। शोरसेन या शोरसेना इसको मथुरा वाला क्षेत्र कहा जाता था। मथुरा के जो राजा थे, आप जानते हैं मथुरा के जो राजा थे जो कृष्ण के समय थे, जिनके जिसको नाना कहा जाए, उनका नाना का शासन यहाँ था। पांचाल कहाँ था, जहाँ पे द्रौपदी पांचली आप लोग जानते हैं, ये क्या है उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फरुखाबाद वाला जो बेल्ट है इसको पांचाल कहा जाता था। ठीक है, कुरु आप जानते हैं, ये मेरठ और जो हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को कुरु कहते थे, जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ। मत्स्य विराटनगर यानी कह सकते हैं इस समय जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र है वो होते थे। चेदी या सेदी ये जयपुर का क्षेत्र था। उसके बाद गांधार आपको बताया, तक्षशिला, कंबोज आपको बताया था ये क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाला क्षेत्र है। अशमक का है, पाकिस्तान इसकी राजधानी थी जो साउथ इंडिया में था।
ठीक है। उसके बाद आपका ये सारे याद कर लीजिएगा। राजधानी याद कीजिएगा और ज्यादा। मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगीर था। चंपा, चंपा अंग की राजधानी चंपा रहा है। इन सारे चीजों को आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इतना आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, फिर ज्यादा हो जाएगा आपको। मैं इसको आपका पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। कोई किसी क्वेश्चन है तो पूछिएगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होने लगेंगे। कल क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसको लगाए थे, कोई क्वेश्चन रह गया है या समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल जो आप लोगों को दिया था उसमें से कोई क्वेश्चन रह गया हो या नहीं आ रहा है, उस देखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन देंगे आपको, कम से कम 1-1.5 हजार क्वेश्चन दे देते हैं एक एक सब्जेक्ट में, जिससे क्या होगा आपको बाहर से कुछ एक अक्षर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जरूरी है सेकंड पेपर पढ़ना। फर्स्ट पेपर पढ़ के क्या करेंगे जब सेकंड पेपर में नंबर नहीं आएंगे तो? जब दोनों का मिला के ही तो मेरिट बनेगा, दोनों को मिला के मेरिट बनेगा, तो दोनों को बढ़िया से पढ़िए एक बार। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बार बार पूछिए, व्हाट्सएप कीजिए, कभी भी कीजिए, रात को भी कीजिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या है, आप एक बार तैयार होकर शुरू कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग उसको पूछ सकते हैं। सर आप लोग पूछिए, अ, कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। आज इतना तक करते हैं। अभी आपको पीडीएफ दे दूंगा। अभी कल से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म बताएंगे। बौद्ध और जैन धर्म का सर पीडीएफ भी हम कल सुबह ही आपको दे दूंगा। आप सुबह मिल जाएगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, या रात को सर ही भेज दूंगा। जो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। सर है, हाँ बताइए। सर जो रामायण महाभारत और ब्राह्मण वेदांग है उसकी रचना सब उत्तर वैदिक काल में हुआ है। देखिएगा, एक बात है ना, रामायण महाभारत की जो कहानी है वो है आपका वैदिक काल का। कहानी बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, वैदिक काल का है। वैदिक आपको अभी बताना कि इनमें पहले 10,000 श्लोक था, 12,000 श्लोक था। जो मूल कहानी है, मूल कहानी है ऋग्वैदिक काल का, या वैदिक काल का मूल कहानी जिसे कहते हैं। बाद में ठीक है महाजनपद काल में जो लोग उसमें बहुत सारी चीज जोड़ते गए। देखिए, आपको बताना कि ये सारी चीज एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, अलग अलग लोगों ने लिखा है, और वेद वेद व्यास जी ने उसको संकलन किया है, उसको इकट्ठा करके दे दिया। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपको कोई पीडीएफ दे रहा हूँ, तो मैं पीडीएफ में जो भी चीज है मैं थोड़ी ना लिख रहा हूँ। ये तो मैं कहीं ना कहीं से उठाया हूँ, या कहीं ना कहीं से देख के मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, तो मैं इसको संकलन कर रहा हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ। उसी प्रकार से वेद व्यास जी क्या है, लेखक नहीं है उस बुक का, उस बुक का संकलन करता है। तो लेकिन देखिएगा, जो रामायण और महाभारत का जो अंतिम रूप में जो लिखा गया है ना, वो गुप्त काल में लिखा गया है। गुप्त काल का जो संस्कृत है, रामायण और महाभारत में जो संस्कृत भाषा में जो अक्षरों का या व्याकरण का जो प्रयोग किया गया है, वो उसी समय का है। ऋग्वैदिक काल में जो संस्कृत यूज होते थे वो रामायण में नहीं है, या महाभारत में उस संस्कृत का प्रयोग नहीं किया। वो बहुत कठिन है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ऋग्वेद के पीडीएफ देख लीजिएगा, मिल जाएगा नेट पे। उसमें श्लोक में देखिए कितना क्लिष्ट है, बहुत ज्यादा संस्कृत बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है। और रामायण या महाभारत के श्लोक को देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और ये गुप्त काल में ही अंतिम रूप दिया गया इसको, क्योंकि गुप्त काल में ही क्या हुआ, वैदिक धर्म का फिर से पुनरुत्थान हुआ। और पुनरुत्थान होने के कारण क्या है, फिर से उनको रीऑर्गेनाइज की गई है। इसलिए क्या है, इसका अंतिम जो लेख लिखी गई है ये आपके गुप्त काल में है। लेकिन इसका मूल कहानी वैदिक काल का है। मूल कहानी जैसे महाभारत में आपने देखा था, कुरु वंशों का लड़ाई है, यानी भरत वंश थे, भरत वंश में दो वंश हुआ था, कुरु वंश हुआ था। तो उनके बीच की लड़ाई है, आपस में लड़ाई है, अपने घर परिवार को लेकर लड़ाई है। और उसी को धीरे धीरे क्या है, इतना बड़ा युद्ध का रूप दे दिया गया है। वास्तव में वो लड़ाई उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि उसमें जितने लोगों की जिक्र की गई है, उस समय उतने लोग इस धरती पर रहे होंगे, ये थोड़ा सा असंभव लगता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में हर दिन लगभग क्या है, 10 लाख लोग मारे जाते थे। अब तो हर दिन अगर 10 लाख लोग मारे जाते थे, तो 18 दिन युद्ध हुआ तो कितने लाख लोग मारे गए होंगे। तो उस समय समझ सकते हैं कि इतने लोग योद्धा कहाँ से आए होंगे।
तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो थोड़ा सा है, युद्ध या ऐसे कुछ कहानियां था उसको बड़ा चढ़ा के बनाया गया है, वो अलग बात है। तो ये कहानी है ऋग्वेदिक और अंतिम रूप दिया गया है गुप्त काल। और कोई क्वेश्चन? और कोई थैंक यू सर। क्वेश्चन है नो तो सर। बताइए। चलिए नहीं है तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। इस पीडीएफ को देख लेते हैं, राजधानी और उसका महाजनपद याद कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद आज के लिए। गुड नाइट सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।